Hello everyone, this is Abdul Hadi, Director of Nova Academy Global and welcome to another video of Study Abroad Guide. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, he is from Germany, one of my friends and one of my colleagues. So please welcome Amar Furqan. चलो देखो मैं क्या। तो अमर वेलकम और बताओ भाई क्या हाल है? क्या हाल है आदि भाई, कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या कर अमर रहे हो जो भाई, हैं बताओ वो कराची। मेरे कलीग भी होते थे। जब हम लोग कॉलेज में हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, हम दोनों ने साथ पढ़ाया था। हम्म। और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, एंड ही स्टडिंग इन जर्मनी, बर्लिन में, मेरे एक में। म्यूनिख में। तो अमर, पहले तो हम्म। अपने बारे में कुछ बताओ कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो यार, मैं 2020 में मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे, आफ्टर वेरी मच स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग। पहले मेरा प्लान था कि मैं इंग्लैंड जाऊँ, बट ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सब कुछ देखते हुए मैंने फिर जर्मनी चूज़ किया। और जैसा आपको याद होगा आदि भाई, कितनी स्ट्रगल थी, कितना सब कुछ था पढ़ाते हुए कॉलेज के अंदर साथ में आपके। तो यार, 2020 में मेरा एडमिशन आया था और उसके बाद फिर मैंने ये यहाँ पे आया। और कोविड का टाइम था, मोस्टली स्टडीज हम्म। ऑनलाइन थी। और मेरी डिग्री थी उस वक्त हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स। तो फिर उसके बाद मैंने उसी के अंदर ही जो है अपनी डिग्री परस्यू की। और बेसिकली हेल्थ और कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन था वो। तो अभी कहीं जॉब तो करें? हाँ, अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी तो अलहमदिल्ला काफ़ी एंडिंग स्टेज पे आ गए हैं और फिर जॉब वगैरह लग गई है। चलो माशाल्लाह। और यूनी के कितने हम्म। सेमेस्टर रह गए हैं या क्या सीन है? यार यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर तो खत्म हुआ है, बट अच्छा। यही है, थीसिस पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो थीसिस चलो, हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक यार। अच्छा, मुझे यार देखो, क्वेश्चंस मैं आपसे मल्टीपल पूछता रहूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ हम्म। ऐसी है कि हम यहाँ पे अपने बच्चों को गाइडेंस दे रहे हैं कि यार अगर अब्रॉड उन्होंने पढ़ने जाना है तो दे शुड नो कि यूके और यूएस के अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे काउंसलर्स में एक बिल्कुल है। आदत है कि यार व्हाई डोंट यू गो फॉर यूएस, व्हाई डोंट यू गो फॉर यूएस, और यही वो। तो उस आदत को हमने ख़त्म करना है। तो यार मुझे एक बात ये बताओ, जब आप भी अपने इनिशियल स्टेज पे थे, आपने अभी कहा कि आपको इंग्लैंड जाना था और देन यू मूव टूवर्ड्स जर्मनी और ये सब, अभी आप जर्मनी आ गए हम्म। हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, आई बिलीव। तो मुझे बिल्कुल। ये बताओ कि यार एक स्टूडेंट जो है वो जर्मनी क्यों आए, रीज़न क्या है? यार, एक स्टूडेंट जर्मनी तब आया अगर उसको टेक्नोलॉजी का शौक बहुत ज़्यादा है, और अगर उसने अपनी फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है, अपने आप को देखना है कि यार वो कितना कैपेबल है किसी भी चीज़ के अंदर। you know? हम्म। अगर वो ये सोच के आ रहा है कि वो उसको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, तो उसको इस तरह से टेस्ट किया जाएगा कि शायद वो बोलेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वो हम्म। ये सोच के आए कि वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करने वाला है हर चीज में। और ये उम्मीद से ना आए कि वो पैसे कमाने आ रहा है, ये उम्मीद से आए कि भाई वो पढ़ने आ रहा है और वो पढ़ेगा। मैं हम्म। बिल्कुल ऐसी बात करूंगा कि कोई ढकी छुपी बात नहीं होगी, और जो मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हिसाब से मैं कहूँगा। एक बच्चा अगर जर्मनी आना चाहता है तो 100 बार है, मगर अपने आपको सोच के आए, अपने आप को ये रेडी करके आए कि यार बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं, बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं, और उन सबको देखते हुए किस तरह से इसमें चलना है। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे जर्मनी यूरोप है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल। इस तरह करे कि भाई वो इटली आ जाए और इटली से जो है वो फिर जर्मनी चला जाए या फिर हंगरी चला जाए या फिर डिफरेंट ऑस्ट्रिया चला जाए, ये ऑप्शन अवेलेबल होता है बच्चों के पास हमारे? पॉसिबिलिटी है, बट वही फिर ब्यूरोक्रेसी आ जाती है बीच में। अगर इटली आ रहा है, इटली की यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है, तो ज़ाहिर है इटालियन यूनिवर्सिटीज फ्री भी हैं कुछ, बट हम्म। ज़्यादातर पेड है। सही है। हम्म। तो वहाँ की फीस देगा पहले। और हम्म। अब मजे की बात यह है कि भाई जर्मनी ने भी अब फ्री एजुकेशन बंद कर दी। अच्छा। हाँ, 2024 2025 के बाद से जितने भी बच्चे एनरोल हुए हैं उन सब पे कुछ ना कुछ फीस लागू हो रही है। चलो, ये अब फीस के फॉर ऊपर हम एग्जाम्पल लोग मे आराम से डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर एक उसके ऊपर अभी हम्म। जाएंगे। एक सेपरेट सेगमेंट बनाएंगे उसका। तो हम्म। फिलहाल जो मेरी एक बात थी कि यार हम लोग क्या जर्मनी आ सकते हैं या फिर हम लोग कहीं दूसरी कंट्री जा सकते हैं यूरोप में? ओ यस।
तो हाँ, पॉसिबिलिटी है, आए यहाँ पे, इटली में आए, हंगरी में हम्म, आए, किसी भी कंट्री में आए, फिर वहाँ की ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से। बट हम्म। एक चीज दिमाग में ये रखनी होगी कि ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए वो। और कितने सही है। यूरो होते हैं उसके जर्मन, अंदर? यार अभी चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, आज के हिसाब से 11,520, 11,520 है 11,520। यूरोस। 11,520 हो गया 340 के हिसाब से, पाकिस्तानी में बता रहा हूँ मैं। तकरीबन नहीं, 40-45 लाख रुपए कितने बताए? ग्यारह ऑलमोस्ट। हजार 520। 11,520 ये तो बनते हाँ, हैं लगभग अराउंड चालीस 38 लाख। चालीस लाख रुपए 38 लाख, लेकिन हम्म, 40-45 का माइंड लेके चलें। पहले भी इतना ही नहीं था हम्म। मेरा ख्याल। नहीं, पहले इतना नहीं था यार, ये अभी अच्छा। जो इंस्टेबिलिटी हो रही है हमारी करेंसी की वजह से, वो कुछ अच्छा। है इस वजह से बहुत ऊपर नीचे जा रहा अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और कॉस्टिंग के ऊपर। अब मैं दोनों क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? है। एक तो जो तुमने अभी मुझे बात बताई कि यार अब फ्री एजुकेशन का वहाँ पे सेटअप खत्म हो रहा है। देखो, जब मैं वहाँ पे अप्लाई करने के चक्करों में था और मैं देख रहा था, डिफरेंट रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों हैं। पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और प्राइवेट डैम एक्सपेंसिव है। ये उनका एक सिनेरियो था। अभी मुझे ये बताओ कि यार, क्या या जर्मनी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, अभी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अच्छी भी हो और अफोर्डेबल भी हो, प्लस आपका मंथली एक्सपेंस क्या है वहाँ रहने का, फीस को अलग बता के, और आपका जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, रहना, रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी, ये अलग मुझे ज़रा बताओ। और तो पहला क्वेश्चन का आपको पार्ट था कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी हम्म। फ्री है या लो ऑफ हम्म। कॉस्ट है, क्या है। या जो अफोर्डेबल है, ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी। जो अफोर्डेबल है, अच्छी यूनिवर्सिटी। हम्म। कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है ऐसी। अच्छा। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि आपको इस वक्त अ, इतनी अफोर्डेबल हो जाए। एक यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा, जो मैंने लास्ट, अभी मैं अपने भाई के जैसे अप्लाई कर रहा था, तो मैंने देखा उसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ पसाव, वहाँ पे अभी भी कोई फीस नहीं आई है। और वहाँ पे अभी भी सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के 82 यूरोज कॉस्ट होते हैं, जैसे पहले पूरे पूरे जर्मनी के अंदर होते थे, कि सिर्फ और हम्म। सिर्फ 82 यूरोज, हम्म। जहाँ 100 यूरो लगते थे। बाकी हर यूनिवर्सिटी ने तकरीबन तकरीबन 300 से लेके 3,000 यूरो तक लगा दी है। वो ये लोग कहते हैं कि इनकी सर्विस फी है कोई, जो कि ऐसा सच कुछ है नहीं। हम्म। कुछ कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करते, कुछ नहीं करते, और अगर तीन चल हजार रहे यूरो हैं। को कन्वर्ट करें, 10 लाख रुपए बनते हैं पाकिस्तानी। 6 महीने के वो। हम्म। 3,000 यूरो यूरो वाली यूनिवर्सिटी वो है जो कि टॉप लेवल यूनिवर्सिटी। सही है। तो जैसे कि टम हो गई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख, टॉप लेवल यूनिवर्सिटी। 300 यूरो वाली यूनिवर्सिटी वो है जो कि यहाँ पे कहलाती है हॉक्सुलर। सही है। हॉक्सुलर कहलाती है। और जैसे कि राइनवाल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तो वहाँ पे आज तक 365 यूरो जो है फीस है। सही। तो ये चीज मद्देनजर रखते हुए, अब हर बच्चा अलग कैलिबर का है, यू नो। कोई बच्चा 3,000 अफोर्ड कर सकता है, कोई बच्चा नहीं कर सकता। तो वो उनकी चॉइस है किस तरह से लेके चले। मतलब इन बाकी दी एंड मंथली। बात ये आ जाती है कि फिर ये बच्चा खुद भी रिसर्च करे ना थोड़ी सी। अब देखें, जो जो बिल्कुल। जो लोग ये रिसर्च। वीडियोस देख रहे हैं, बेटा कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो। क्योंकि देखो, हम लोग कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे कि हम लोग हाईलाइट करके दिखाएं जी, तो ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी, नाम लिखे हुए आ रहे हैं, यूआरएल लिखे हुए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करनी है, कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है? हम लोग लाइव एक रिकॉर्ड कर रहे हैं और यही रॉ वीडियो ही अपलोड हो रही है वहाँ। जी प्लीज़ कंटिन्यू। तो एक प्लेटफॉर्म मैं सजेस्ट कर सकता हूँ जो कि यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप हर बच्चा देख सकता है, वो है DART.de। तो उसकी स्पेलिंग है DAAD.DE। हम्म। वहाँ पे जर्मनी की सारी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है, सारे उनके प्रोग्राम्स लिस्टेड है, हम्म। कब कौन सा इंटेक शुरू हो रहा है, कौन सा इंटेक के कितने पैसे हैं, सब कुछ वहाँ पे लिस्टेड है। तो ज- जैसा आपने कहा दी भाई, कॉपी पेंसिल लेके बैठो और उस पे लिखो और देखो। और दूसरी बात ये है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी वेरी करती है यार, कौन से शहर में जा रहे हो।
तो अगर आप कोई बड़े सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे रेंट ज़्यादा है। तो अगर आप किसी छोटी सिटी में जा रहे हो, वहाँ पे रेंट्स कम है। और यही चीज़ डॉम्स पे भी लागू होती है कि अगर आप बड़ी सिटी के डॉम में जाओगे, वो महंगा है, छोटी सिटी का डॉम सस्ता है। और अगर आप रिसर्च करो तो देखो कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज छोटे शहरों में, जो कि हॉक जो कि अफोर्डेबल है हमारे लिए, हम पाकिस्तानियों के लिए, वो सारी की सारी छोटे शहरों में। और जो बड़े शहरों में है, जैसे टम हो गई, और अ, बर्लिन के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज है, मैं नाम भूल गया, वहाँ पे उनके रेंट्स, डॉर्म्स के रेंट्स, अपार्टमेंट्स के रेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं रेंट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो रेंट आपको डॉर्म का पड़ जाएगा 265 यूरो से लेकर, छोटे हम्म। शहर में, और बड़े शहर में 450 यूरो तक। 265 से 450 यूरो तक की रेंज अपने दिमाग में रखें कि डॉर्म्स में मिल जाए। अगर कोई अपार्टमेंट आप शेयरिंग में जाते हैं, फिर तो डिपेंड करता है कि कितने लोग रह रहे हैं वहाँ। एक मैं अपनी एक मिसाल दूंगा कि यार, मैं बर्लिन में जब रहता था तो मैं 7 लोगों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता था, वन रूम अपार्टमेंट, स्टूडियो स्टूडियो अपार्टमेंट था। तो कुत्ते बिल्लियों की तरह सो रहे थे सर, और तो कुछ नहीं, पढ़ना है। और कोई यहाँ से उठ के जा रहा है, कोई वहां से उठ के जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वो भी एक लाइफ थी। तो वहां पे मैं 150 यूरो रेंट लेता था, क्योंकि दोस्त यार सब मिल के रह रहे थे, और 7 लोग रह रहे थे, और कोई रात को आ रहा है, कोई सुबह जा रहा है, तो ये सारी हार्डशिप्स, ये सारी डिफिकल्टी आती हैं। हाँ, प्राइवेट लाइफ चाहिए तो अपने माइंड में रखे कि 300 350 से कम की बात नहीं हो रेंट की खाली। फिर उसके हम्म। बाद आपका खाना पीना आता है। एक नॉर्मल आदमी खाना पीना 100 यूरो लगा लेगा महीने के, और को देने पड़ते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो जाए के साथ। एक सेकंड। हाँ। कौन सा आ, इंटरनेट यूज करा? यार जरा मुझे वहां से वापस से बताओ जरा, इलेक्ट्रिसिटी से इंटरनेट का जरा इशू आ गया था। हाँ यार, इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डिवाइडेड होती है। तो अगर एक बंदा रह रहा है तो वो 40 यूरो देगा, दो बंदे अगर शेयर कर रहे हैं 75 देंगे। हम्म। तो उस हिसाब से अगर एक बंदा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है अपने नाम पे, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दो बंदे यूज करने हैं, तो ये रेंट के अंदर उन पे बहुत बड़ा बिल सम अप होके आएगा। तो होशियारी नहीं करनी, जो है उस तरह से लेके चलना है। सही है। दो बंदे रह रहे हो तो दो बंदों की इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट करवाओ, पहली बात। क्योंकि ये रेंट पे ये लोग सम अप बेचते हैं हमेशा। जैसे हमारे यहाँ पे तो कुंडा डाल लिया, कुछ भी कर लिया, कुछ पता है नहीं। सही है। हम्म। यहाँ पे ये रेंट के ऊपर एक सम अप आता है, जो लमसम मैंने देखा है मेरे दोस्तों का, 4,000 यूरो आया है इलेक्ट्रिसिटी का खाली। तो उसके बाद मोस्टली ऐसा होता है कि गर्म पानी, ठंडा पानी, और गैस, ये सारे मिक्स होके मोस्टली अपार्टमेंट्स जो आप रेंट करते हो आपके रेंट के अंदर ही हो। कभी कभी होता है कि उसके भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं, मगर मोस्टली आपके रेंट पर। और फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। आज के हिसाब से जो कि रेट चल रहा है, वो है ऑलमोस्ट 160 यूरोस पर से मंथ है? पर मंथ। 160 यूरोस चल रहा है। सही। सॉरी, हेल्थ इंश्योरेंस की चार्जेस वो यहाँ पे, आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं, जैसे कि एओके हो गई, टीके हो गई, डीएके हो गई, और कोई भी ले लो उन सब के। क्योंकि ये सारी गेजेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बेस्ड है। हम्म। तो इन सब के यूनिफाइड रेट्स होते हैं, जो कि 160 यूरो है आज के हिसाब। तो ये कोई लमसम आपका बना दिया मैंने हिसाब किताब। बड़े शहर का 850, और छोटे शहर का 550, अगर बच्चा यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है तो। तो अगर कोई बच्चा फिर उसके वहां पे। बाद हाँ हाँ, बोलो, कंटिन्यू हम्म, करो। फिर उसके बाद आप ट्रांसपोर्ट लेते हो। ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे मोस्टली यूनिवर्सिटीज दे देती हैं, मगर जो छोटी यूनिवर्सिटी होती है वो नहीं देती हैं कभी कभार।
अगर आप नॉर्थर्न जर्मनी की बात करोगे तो नॉर्थर्न जर्मनी में मोस्टली यूनिवर्सिटी दे देती है कि वो पास होता है यूनिवर्सिटी के पास, आप लोअर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी ट्रेन में सिवाय हाई स्पीड ट्रेन के बैठ सकते हो, कोई भी बस में बैठ सकते हो, इवन दो फेरीज में बैठ सकते हो। तो ये सब कुछ वो यूनिवर्सिटीज नॉर्दर्न जर्मनी में देती हैं। साउदर्न जर्मनी में थोड़ा सा इस पे हाथ हल्का है उनका, हम्म। कि किस ट्रांसपोर्ट पासेस देने हैं। तो अगर मैं एक लमसम भी देखूं तो एवरेज ऑन एवरेज 900 से 1000 यूरो एक अच्छी सिटी में, जो एक एक्सपेंसिव सिटी है, और जो इंक्लूडिंग एवरीथिंग ट्रांसपोर्ट के और वो सारी चीज़ें, और जो आपकी हाँ, छोटी नौ सिटीज़ सौ हैं से यहाँ हजार पे तकरीबन मैक्सिमम भी जाएगा तो 600 700 यूरो से ऊपर नहीं जाएगा। यार बंदे पे भी डिपेंड करता है। नहीं जाएगा। देखो नहीं जाएगा। अब वो तो बच्चा है ना, कि वो पढ़ने जा रहा है कि पार्टी करने जा रहा है, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना। अब जाहिर है जितना पार्टी डिपेंड। करने जाएगा उतनी जेब खुली रखनी पड़ेगी ना। तो वो तो अब आपके ऊपर है भाई, आप कितना खर्चा वहां पे जाके उड़ाते हैं। तो मुझे अच्छा, ऑन बिल्कुल। एवरेज अगर ये खर्चा आता है कि 600 700 यूरो आ रहा है एक छोटी सिटी में, और 1000 यूरो आ रहा है एक बड़ी सिटी में, तो स्टूडेंट्स को जॉब भी तो अलाउड होती है। तो क्या वो जॉब बिल्कुल करके इतना कमा लेंगे कि यार वो अपना खर्चा पानी निकाल सके वहां पे? यार, आज के हिसाब से जो मिनिमम वेज रेट है वो है 12.5 यूरो। हम्म। ठीक है। तो अगर आप किसी KFC मैकडोनल्ड्स या किसी भी फ्रेंचाइज पे काम करते हो तो आपको मिनिमम वेज पे ही रखते हैं। हम्म। इवन दो सुपर मार्केट्स के अंदर भी मिनिमम वेज ही मिलती है आपको। तो उसके अंदर आपको 80 घंटे होते हैं, 80 घंटे अलाउ होते हैं आपको पर मंथ, जो कि हिंदुस्तान के 100 घंटे की जाते हैं। अगर हम 100 घंटे लेके चलें तो 12.5 के हिसाब से 1250 यूरो उसके पास आ गई। हम्म। ठीक है। 1250 यूरो अगर आ रहे हैं तो उसको तो हैंड टू माउथ चल रहा है अपना। अगर उसे इसमें बचाना है तो उसको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। अपनी प्राइवेसी की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसको, अपना किसी के साथ शेयरिंग में रहना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, वो देखना पड़ेगा। तो खैर, ये है कि उसका गुजारा हो जाएगा, वो जिंदा रह लेगा, वो अच्छी लाइफ गुजारेगा। और हाँ, उसके पास इतने होंगे कि वो शायद महीने के 200 यूरो बचा ले। अब जैसे बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आइल्स देना पड़ता है, भी यहाँ यार, हर पर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आपको हर यूनिवर्सिटी में आइएलटीएस देना पड़ेगा। और क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इतना कोई देखते नहीं है। और जर्मन सिक्स लैंग्वेज बैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है कि बच्चा यहाँ से सीख के जाए जर्मन? यार, जर्मन लैंग्वेज, टेक मैं जब आ रहा था, मुझे याद है मैंने खाली A1 किया, सही है। हम्म। तो बट मैं गया था एक बड़े सिटी में, मैं बर्लिन में लैंड हुआ था। तो मुझे इतनी एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि जर्मन लैंग्वेज मैं मुझे चाहिए। हर कोई इंग्लिश बोल रहा था। बट जैसे ही डे टू डे लाइफ में मैं आया, जब मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि यार अब तुम आ गए हो, अब आप खुद करो कुछ जो भी करना है, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, आप वीजा एक्सटेंशन करवाने जाओ, आप ब्ला ब्ला, तो जो भी हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन के काम है, वहाँ पे आपको जर्मन मस्ट है। दूध दही अंडे लेने हैं, ये वो, यहाँ पे तो इंग्लिश भी चलती है। सही है। यहाँ पे कोई मसला नहीं है, ग्रॉसरी करनी है तो भी है। और जो भी जो अहम काम है ना, जो इनके ब्यूरोक्रेसी के काम है, वहाँ पे सब जगह पे आपको जर्मन चाहिए। तो आपको इतनी जर्मन आनी चाहिए कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सको, इनसे इतनी बात कर सको कि आप अपना मकसद समझाएं। और उसके लिए A1 लेवल जर्मन काफ़ी नहीं है। ये बात मुझे बाद में रियलाइज हुई है। ठीक है? तो उसके बाद, हाँ, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर आप इंग्लिश में पढ़ने आ रहे हो तो वो A1 है। सही है। या कहीं कहीं तो नहीं भी है। सही है। बट वहाँ पे उन्होंने ज़रूर मेंशन किया होता है कि आप B1 या B2 तक, जो जर्मन लैंग्वेज का लेवल है, वहाँ तक पढ़ के आओ। अपने आप को इतना रेडी रख के आओ कि आप बात कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि यार कम से कम B1 लेवल या A2 लेवल तक आप करके आओ, सो दैट यू नो, आते साथ अगर आपको कोई भी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो आप जब वहाँ पे जाओ तो आप उनसे हाय हेलो, तो इंट्रोडक्शन तक तो कर सको, हम्म। ताकि वो आपको मुश्किलात का सामना ना हो। सही।
अच्छा, और ये वीज़ा एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, इन सब में कितना टाइम जाता है? यार पाकिस्तान की अगर बात करें तो कराची में अभी, कराची की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो उन्होंने अभी ये जो वीज़ा का सिस्टम है ना, अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि आप जाओ, कोई भी डेट सेलेक्ट करो और अपॉइंटमेंट बुक कर लो और उस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट। अब इन्होंने क्या कर दिया कि वेटिंग लिस्ट लगा दी है, और वो वेटिंग लिस्ट का कोई पता नहीं है कि कब आपका नंबर आ रहा है। तो अब आपको वेट करना पड़ रहा है। अब मैंने फॉर एग्जांपल अपने भाई का अप्लाई किया हुआ है 2 महीने हो गए अभी तक उसका नंबर नहीं आया किसी का। और देखते हैं अब क्या होता है। बट इस्लामाबाद वालों के लिए उन्होंने अब ये चेंज कर दिया है कि अब वो लोग जो है अपना वीज़ा जो है बुक कर सकते हैं इजीली जाके, अपॉइंटमेंट उनकी वेबसाइट से कोई भी वो अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लें, और इस्लामाबाद वालों की आसानी कर दी है जहाँ पे कराची एम्बेसी है। बेचारा जो है ना, कराची लावारिस औलाद है पाकिस्तान की बेचारी। कराची पहले अच्छा था, अब इन्होंने, क्योंकि जब मुझे याद है इसी तरह से, जब मैं कराची में इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पे कोई पंजाब से फैमिली आई थी। तो वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर ने कहा था कि जर्मनी को आधा पंजाब बना के आता हूँ। तो ये बात ट्रू है, ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे इतना पंजाबी है, वो क्या बात है, इतना जर्मनी में पंजाबी, बहुत पंजाबी। कभी कभी तो समझदार है ना, पाकिस्तानी स्टोर पे, कभी हाँ समझदार तो है। स्मार्ट है ना। कभी कभी तो यहाँ पे पाकिस्तानी स्टोर पे जाते हैं तो पहचान में आ जाता है वो बंदा, वो की तरह इस असल तरह में के इंडियंस भी तो बात बहुत करना। होंगे ना यहाँ पे। तो ये हाँ सारी इंडियंस इंडियंस भी बहुत एक ही मिट्टी से हम सारे बने हुए, इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी। बिल्कुल खैर, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब एक स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उसने जर्मनी में अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, तो 4 साल तो आपको ग्रेजुएशन में ही लग जाते हैं। एटलीस्ट कितने साल, कितना अरसा आपने जर्मनी में गुजारना है कि आपको पीआर, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाए? आसान तरीका तो सबको यार पता है, वो अगर नहीं आपने, बताना कि कोई लड़की पकड़ो, शादी कर लो जर्मन से, जर्मनी वो मिल जाएगा। वो तो आसान तरीका है, नहीं नहीं तो नहीं मुश्किल है लड़की वो। वड़की, नहीं नहीं हाँ, यार, मैं मुश्किल तरीके पे हूँ तो मैं मुश्किल तरीका बताऊंगा। बस। बात ये है कि यार आप अगर पढ़ने आए हो और बैचलर्स करने आए हो, सही है, और बैचलर्स में बैचलर्स की डिग्री नहीं है तो आपको कम से कम भी 5 5 साल लग जाएंगे। ठीक है? 5 साल आपके, 4 साल सीएससी लग गए आपको आपकी स्टडीज मुकम्मल करने में। हम्म। उसके बाद हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सुन रहा मजा, तो उसके हूँ। बाद जो है, जो 1 साल होगा वो आपको वैसे ही लग जाएगा कि आप जॉब वगैरह शुरू कर रहे होगे और अपने वीज़े के स्टेटस को चेंज कर रहे होगे, किसी भी तरह का स्टेटस होगा, ब्लू कार्ड हो गया है, जो भी एक्स वाई जेड वर्किंग वीज़ा। तो जैसे आपने स्टडीज कंप्लीट किया उसके बाद आपको मिलता है जेएसवी वीज़ा, जो कि होता है कि जॉब सीकिंग वीज़ा। ये बैचलर्स वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जॉब सीकिंग वीज़ा के ऊपर मोस्टली लोगों को फुल टाइम जॉब मिल जाती है। वो फुल टाइम जॉब करें, वो 18 महीने का वीज़ा होता है, तो फुल टाइम जॉब करें, और उसके ऊपर फिर वो डिपेंड करता है कि मोस्टली लोगों को ब्लू कार्ड मिल जाता है, क्योंकि वो फिर अपने जॉब रिलेटेड वर्क फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनके पास एक जर्मन यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड डिग्री होती है। तो ये तो हो गया बैचलर्स वाला में। जो बैचलर्स करके आ रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, उनके लिए एक शॉर्टकट ये है कि वो अपनी बैचलर्स डिग्री को यहाँ पे इक्वलेंसी की तरह का काम होता है, इक्वलेंस इक्विवेलेंट करवा लेते हैं। एक पोर्टल है अनाबिन के नाम से, वहां से जाके वो इक्विवेलेंट करवा लेते हैं, और फिर उस इक्विवेलेंसी की वजह से वो डायरेक्ट किसी भी फुल टाइम जॉब के अंदर अप्लाई करते हैं। सही। तो वो भले मास्टर्स कर रहे हो या जो भी है, फर्क नहीं पड़ता, उनको फुल टाइम जॉब मिल गई उनकी। अगर वो फुल टाइम जॉब डिग्री के रिलेटेड है तो उनको ब्लू कार्ड मिल जाएगा, अगर डिग्री के रिलेटेड नहीं है तो उनको वर्क वीजा मिल जाएगा। आते साथ ही कर सकते हैं, उनको कोई 3 से 4 साल का वेट नहीं करना पड़ता। तो उसके बाद जो
आज के हिसाब से जो उनका फास्ट ट्रैक पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है नेचुरलाइजेशन का, वो 5 साल है। 5 साल के बाद जर्मनी इस वक्त नेशनलिटी ले रहा है। तो डिपेंड करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपने अपनी सोशल सिक्योरिटी कितनी भरी हुई है, आपने टैक्सेस कितने भरे हुए हैं। एज ए स्टूडेंट भी आप 5 साल के बाद चेंज कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। आप जब एज ए स्टूडेंट चेंज करने जाते हो तो आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि C1 रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास C1 लैंग्वेज है, आपकी डिग्री पूरी नहीं हुई, आप जाओ आप बोलो मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे चेंज करना है, मुझे नेचुरलाइजेशन चाहिए, तो आपको एक सेकंड, ये बात जरा पासपोर्ट नहीं वापस मिलेगा। से रिपीट करना, C1 वाली। यार C1 वाली बात ये थी कि अगर आपके पास C1 लेवल लेवल का लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जर्मन, हम्म। सही है, जो कि गोएथ यार एक सेकंड। इंस्टीट्यूट से या टेल्स से सर्टिफाइड है, हम्म। यूनिवर्सिटी से नहीं, जो एक उनके सेकंड यार, रुकना। अपनी। हाँ यार, सॉरी। हाँ। तो मैं ये बता रहा था कि जो C1 लेवल वाली बात मैंने की, अगर किसी के पास C1 लेवल लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, हम्म। वो अगर जाता है और वो बोलता है कि भाई मुझे आगे नहीं पढ़ना, हम्म। मुझे यहाँ पे 5 साल पूरे हो गए, मुझे हम्म। आगे नहीं पढ़ना हम्म। और मुझे नेशनलिटी चाहिए, नेचुरलाइजेशन करनी है, तो C1 लेवल वाले को बोलेंगे कि आप कर लो। बट वो C1 लेवल उस बच्चे को कम से कम गोइथे से या टेल्क से, जो उनके इदारे हैं, सर्टिफाइड होना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी लेवल का कुछ नहीं चलेगा, टेल्क से हम्म। या गोइथे से चलेगा। यहाँ पे भी गोइथे इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी टेल्क है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से करके आ रहे हो, वेल उनको जुगाड़ हो जाते हैं, बहुत सारे जुगाड़ निकल आते हैं। यहाँ पे आपको FT अमाउंट पे करनी पड़ती है, कम से कम भी C1 लेवल तक पढ़ने के लिए आपको 3,500 से 4,000 यूरो तक भरना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बीइंग अ मुस्लिम, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने वहाँ पे हम्म, फेस की रिलीजियस एस्पेक्ट से? क्योंकि देखो, एक तो एक यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, मुस्लिम तो है ही, बहुत कम ही है माइनॉरिटी में। हम्म, तो क्या कोई प्रॉब्लम आई है? यार कोई प्रॉब्लम नहीं है जर्मनी के अंदर। मैं कहूँगा कि इतना तुर्की भरा हुआ है, इतनी मस्जिदें हैं, ठीक है, हलाल खाना हर जगह पे मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एज अ मुस्लिम अगर आ रहे हो तो आपको कोई मसला करेगा। हाँ, एज अ पाकिस्तानी अगर आप आ रहे हो तो शायद थोड़ा सा मसला हो सकता है किस हिसाब से? कि आपको लोग थोड़ी, आप प्लीज ऑफिसर के पास जा रहे हो, थोड़ी सी लीनियंसी कम करते हो, थोड़ा सा आपके साथ पंगे पंगे ज्यादा लेते हैं, सवाल हम्म। ज्यादा पूछते हैं। एक पेपर होता है, वो पेपर के ऊपर आपको साइन वाइन करने हरा पड़ते हैं। पासपोर्ट। हाँ, हरा हमारा। पासपोर्ट। हरे पासपोर्ट के हाँ, मसले है। मैं ऐसे अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम के हिसाब से तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। तो एक बच्चा जर्मनी में, देखो वैसे तो मुझे एक बात जो एक मैंने अब तक ये समझी है कि जर्मनी इज़ वन ऑफ हम्म, द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल जो चीज़ें सारी हैं, अगर आप 5 साल वहाँ पे डिग्री के लगा देते हो, तो आपको वैसे ही पीआर मिल जाता है। अभी आपने बताया पीआर आपका हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से पीआर लेने के बाद यूके या यूएस मूव होने का जो बच्चे ख्वाब देखते हैं, ये काफ़ी एक अजीब सा एक मामला है। बट फिर भी अगर कोई बच्चा बजिद है कि नहीं जी, मुझे जर्मनी में अपनी डिग्री कंप्लीट करके यूके जाना है या मुझे यूएस जाना है, तो क्या उसके लिए हाँ, कोई प्रॉब्लम होगी जर्मन यूनिवर्सिटीज से जो उसने डिग्री ली भी होगी? तो जब यूनिवर्सिटी से जो डिग्री नेशनली सही, दो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि रिकग्नाइजेबल नहीं है HEC से, बट ये है कि हर कोई उसे जर्मन यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करता है। स्पेशली अगर USA की बात की जाए तो USA तो हर यूनिवर्सिटी को रिकग्नाइज करता है, अच्छा। जर्मनी। अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहे हो USA, तो आपने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की है और आप जॉब सर्च पे लगे हुए हो US के अंदर, और आपको जॉब मिल जाती है, भले वो रिमोट है या ऑन साइट, हम्म।
तो अगर आपने जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर 2.5 साल या 3 साल भी लगाए हैं, हम्म। तो आपको जॉब दे देंगे, वो कहीं कोई बात नहीं, आप आ रहे। तो उनको पता है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटी से बच्चा रगड़ा खा के निकला है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। क्योंकि यार आपने 3 बार पेपर देने हैं, आपका 3 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट नहीं दिए, आपको निकाल देंगे यूनिवर्सिटी से, हर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर लगभग 3 ट्राइज हैं। पहली ट्राई फेल, दूसरी ट्राई फेल, तीसरी ट्राई फेल। मैं जो भी डिग्री कर, AI फॉर एग्जाम्पल मैं बैचलर इन AI करना है, और मैंने एक सब्जेक्ट में 3 ट्राई फेल कर दी, तो मुझे वो AI से निकाल देंगे। वो खाली खाली AI से नहीं निकालेंगे, मैं जर्मनी के अंदर AI पढ़ ही नहीं सकता किसी और यूनिवर्सिटी। तो इनका जो नेटवर्क है, ये बहुत बड़ा है। और ये लोग इस तरह से बच्चे को देखते हैं। बेसिकली बच्चे के हाथ में नहीं है यहाँ पे कि वो क्या पढ़ना है। हाँ ठीक है, उसको एडमिशन मिल गया, उस वक्त उसने जो भी टेस्ट था, एडमिशन टेस्ट या उसकी क्वालिफिकेशन के बिहाफ पे उसको एडमिशन मिल गया। आगे क्या करना है, वो ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कि भाई कि इसने AI पढ़ना है, नहीं आया है, पढ़ रहा है, 3 बार फेल कर दिया, अब AI नहीं पढ़ सकता, सॉरी। हम्म। कोई बिजनेस मैनेजमेंट ले लो, अकाउंटिंग के अंदर ले लो, इकोनॉमिक्स में ले लो, जैसे आप पढ़ाते हैं, आप माशाल्लाह रेपुटेड हो गए हैं। तो अगर आपने किसी बच्चे को कितनी बार, आप कितनी बार एक बच्चे को पढ़ाओगे, आप खुद कहो, कितनी बार उसकी शक्ल देखोगे। आप एक बार एएस पे पढ़ाते हो, फिर उसके बाद यही बोलते हो यार तू एक्सेल दे दे, आइंदा मुझे शक्ल नहीं दिखाना। ऐसे ही नहीं है। बात तो कर। यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं लोग, कि भाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार बस अब आप चाहो। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी है, आपने पेपर मिस कर दिया, तो उस पर लीनियंसी मिल जाती है। पर वो हम्म। लीनियंसी भी आपको एक हद तक मिलती है, ये नहीं कि हर बार आप तबीयत खराब करके चले जाओ और बोलो जो मेरी तबीयत खराब है और मैं पेपर नहीं दे सकता। वो फिर आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है हमको। अच्छा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एक स्टूडेंट को? क्या वीजा अप्लाई करने के लिए, या हम्म। यूनिवर्सिटी के वीज़ा अंदर और एडमिशन के यूनिवर्सिटी दोनों। लिए? या यूनिवर्सिटी के लिए आपको अपना ए लेवल्स कर रहा है तो ए लेवल्स चाहिए, और अगर इंटर मैट्रिक का बच्चा है तो उससे इंटरमीडिएट करना है, और 1 साल जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना है, ताकि वो अपने 13 साल की एजुकेशन पूरे कर ले। हम्म। और ए लेवल्स के लिए ये है कि वो A2 पूरा कर ले, और A2 के बाद वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। हम्म। और फिर वीज़ा के लिए मेरे ख्याल से पासपोर्ट होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने यूनिवर्सिटी की अगर कोई फीस है, वो पे की है या नहीं की है, उसका भी लेटर होना चाहिए। उसके भी वो भी लेटर वो मांगते हैं एम्बेसी वाले। और ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए, ब्लॉक अकाउंट के कंफर्मेशन होनी चाहिए कि भाई कि किसी भी जर्मन ब्लॉक अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो गए हैं। और पिक्चर्स होती है, और ऐसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बता दो यार कि ये ब्लॉक अकाउंट होता है, इसका सीन क्या होता यार यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट के लिए बहुत सारी बैंक्स हैं जो कि ऑफर करते हैं, बट जो फेमस बैंक्स हैं वो ये फिनटीबा है और कोरेकल है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यार फिनटीबा को ऑप्ट करो, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेप्स हैं उसके, और पाकिस्तान से हर बैंक उसको रिकग्नाइज भी करता है, और वहाँ पे पैसे भेजना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पाकिस्तान। और पाकिस्तान से अगर पैसे भेजने हैं, तो यूज करो निज़ाम बैंक। कोई यहाँ पे वो नहीं है, प्रमोशन नहीं लगी हुई भाई। है? निज़ाम बैंक यूज करो, निज़ाम बैंक कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं करता है, मेरे ख्याल से 1500 यूरो से ज़्यादा हो तो निज़ाम बैंक के कोई अपने चार्जेस नहीं होते। फंडीबा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फंडीबा आपको इंश्योरेंस देता है। जो इंश्योरेंस, हाँ ये बात मैं पहले भूल गया, जो इंश्योरेंस का लेटर आपको अपनी वीजा के अपॉइंटमेंट पे ले जाना होता है, कि भाई आपके पास इंश्योरेंस है वहाँ की या नहीं है। अगर आपके पास नहीं होती तो वो मैसी वाली जो वीज़ा ऑफिसर है या है, लड़की है लड़का है, आपको बोलेगी कि भाई लेके आओ वो लेटर, और फिर हम वापस से आपका दूसरा इंटरव्यू लेंगे या तीसरा इंटरव्यू लेंगे, जो भी। तो फिर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन पहले पूरे करना है, तो उसके बाद ही आप अपने वीज़ा के लिए जाओ। मैं ये कहूँ, पेंटिवा बहुत आसान है, पेंटिवा को ऑप्ट करें। और
उसके बाद और ब्लॉक इजी अकाउंट रहेगा। को ऑन अ मंथली बेसिस जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी है वो रिलीज करती रहती है ना। अगर आपने 11,520 यूरो ब्लॉक कराए तो उसको डिवाइड कर लें बाय 12 और हर महीने आपको इतने पैसे मिलते हैं। सही। हाँ। और वो पैसे किस तरह से मिलते जाएंगे ये भी मैं बता दूँ। ब्लॉक अकाउंट एक डिफरेंट बैंक होता है, आपको यहाँ पे लैंड करते साथ कोई करंट अकाउंट खोलना है, जो कि बहुत सारे बैंक है। जो सबसे इजी है वो वाइज है, वाइज के अंदर अपना अकाउंट खोलें, उसका आईबीएन नंबर अपने ब्लॉक अकाउंट के बैंक से अटैच करें, उनको पता हम्म। चल जाएगा कि भाई आपके पास एक करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट के हिसाब से मंथली आपको भेजते जाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉक अकाउंट जो है अगस्त में करवा लिया फॉर एग्जांपल, और आपने ट्रैवल किया है नवंबर में, तो अगस्त से लेके नवंबर के पैसे जो होंगे वो आपको एक साथ, जब भी आप ब्लॉक अकाउंट को अनलॉक करेंगे तो आपको एक साथ पहले महीने में मिल जाएंगे। तो उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस तरह से मंथ बाय मंथ आपको पैसे मंथली बेसिस के हिसाब से मिलेंगे। सही। सब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यार ओवर। स्टूडेंट, बेसिकली वो स्टूडेंट के पैसे हैं यार। हम्म। वो उनके अपने कोई फीस नहीं है, उनके कुछ भी नहीं है। बस एक तरह से ये है कि स्टूडेंट की सिक्योरिटी है कि पहले साल में वो जब आ रहा है, तो जो पहला साल है ना यार वो बहुत क्रूशियल है। हम्म। अगर वो ये सोच के आ रहा है कि ब्लॉक अकाउंट के पैसे वो घर पे वापस भेज देगा या जो भी है, हम्म। ठीक है कर सकते हो, मैंने भी किया था। कर सकते हो, जॉब मिल जाएगी, करो, बेशक करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो। बट ये है कि जो पहला साल है, जो 2 सेमेस्टर है पहले के, वो बहुत क्रूशियल है, हर हर यूनिवर्सिटी में बहुत क्रूशियल है, उस पर फोकस करना चाहिए बच्चे को। उसमें अगर लुढ़क गया तो उसकी बेस खराब होगी ना। बिल्डिंग की बेस ही खराब है तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करेगा। तो वो पहले 2 सेमेस्टर बहुत अहम होते हैं हर बच्चे के लिए। सही। तो भाई मेरे हिसाब से जितने भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे थे या जो मेरे माइंड में थे वो सब मैं पूछ चुका हूँ। तो सही है। थैंक यू अमर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई आई मसला होप नहीं आदि भाई। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस वीडियो से। और भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आए तो भाई हमारे साथ लाजमी शेयर करना। बिल्कुल जरूर, मैं आपको इन टच में रहूंगा आपके साथ। थैंक और यू सो आपके मच। पास अगर कोई और सवाल हो तो मुझे बताइएगा। जी। फिलहाल तो यही है। बाकी फिर कुछ होगा तो मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता हूँ। ठीक है। श्योर। थैंक यू सो मच ठीक है ब्रदर। तो अल्लाह हाफिज़। कोई मसला नहीं।